अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स से आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और हम बात करते हैं खासकर क्योंकि इस वक्त 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ होने वाला है और 6 दिसंबर से इसका आगाज़ होगा और बाकायदा तौर पर 13 दिसंबर तक ये इवेंट जारी रहेगा। 34 खेलों के इसमें मुकाबले हैं, 24 वेन्यूज़ रखे गए हैं और इसमें हमने देखा कि बहुत सी चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे और पिछले दिनों हमने साइकिलिंग पे बात की और साइकिलिंग के 3 इवेंट से यहाँ पर कैटेगरी जो है नेशनल गेम्स में शामिल कर लिए गए हैं। साथ साथ बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है हमें और आज इस पे भी हम बात करेंगे और ख़ासकर हॉकी, कौमी खेल हॉकी पे हम बात करेंगे। गो के पाकिस्तान की हॉकी टीम प्रो लीग खेलने के लिए रवाना हो गई अर्जेंटाइन, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 35वें नेशनल गेम का आगाज़ हो रहा है। कुछ अरसे कबल हमने देखा कि एक आला सतह का इजलास हुआ और उसके बाद इस इजलास के बाद फैसला किया गया कि यहाँ पर सिंध के अंदर हॉकी किसने चलानी है। बहुत से फैसले आए और उस फैसले के खिलाफ भी बहुत सी चीज़ें होती हुई दिखाई दी और हमने देखा कि पहले टीमें बनती हैं, फिर मैनेजमेंट का अनाउंस होता है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक्स फिर स्टेप लेता है और फिर बहुत सी चीज़ों को आया करता है और अब हम देखते हैं कि जो टेक्निकल ऑफिसर्स का जो है ये 35वें गेम्स के लिए ऐलान किया गया है। दानिश कलीम साहब इसको हेड करेंगे और बहुत सी चीज़ें हो गई हैं इस हॉकी के अंदर, लेकिन शायद ये सही या गलत का फैसला अभी करना बाकी है और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एहसन अहमद जतोई साहब जो सिंध हॉकी के सदर हैं और उनसे बहुत कुछ आज बात करेंगे, बड़े खुलकर बात करेंगे। एहसन जतोई साहब, जब भी आप मेरे शो पर आते हैं बड़े खुलकर बात करते हैं और दबंग अंदाज में बात करते हैं और आज फिर आपको एक मौका मैसर आया, मैं समझता हूं, क्या कहेंगे इस पे? इस चीज पर क्या कहूंगा मैं, ये जो हॉकी का इवेंट हो रहा है, जी जी हॉकी का इवेंट हो रहा है, जो हॉकी का इवेंट हो रहा है, मैं एज ए सिंध प्रेसिडेंट हॉकी एसोसिएशन में इसका बाइकाट करता हूं इस इवेंट का और मैं इसमें किसी भी चीज में हिस्सा नहीं दूंगा और जो है ओलंपिक का ये फैसला बिल्कुल गलत है, ये गलत फैसला होना नहीं चाहिए और पीएचएफ को भी बाइकाट करना चाहिए था और बाइकाट करना चाहिए। पीएचएफ के तो आप जो है सिंध के सदर, पीएचएफ ने तो आपको नामजद किया, आप इसी के बाइकाट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बाइकाट कर रहा हूं, बिल्कुल बाइकाट कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो इस पे लेटर इशू किया है इस वक्त, उस पे तो आपका नाम दर्ज है। मेरा नाम दर्ज है, लेकिन मैं हमेशा मुजाहिद रहा हूं, मैं अपने इस नाम को मैं नहीं मानता और मेरा बाइकाट है। तो नाम से पहले आपके मशवरे नहीं लिए गए थे? मशवरा तो पीएचएफ लेती नहीं है मेरे भाई, पीएचएफ मशवरा लेती ही नहीं है, उनको मशवरा लेने की आदत नहीं है। एहसन जतोई साहब, आप हमेशा खुलकर बोलते हैं, इस वक्त अगर देखें तो पीएचएफ का आप रुकन की हैसियत से काम भी कर रहे हैं, आप पीएचएफ के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। मैं हक की बात करता हूं, किसी के कोई भी हो मैं उसके खिलाफ बात नहीं करता, मैं हक की बात करता हूं। पीएचएफ का मैं सिंध का सदर जरूर हूं, लेकिन जो बात होगी वो मैं डंके की चोट पे कहूंगा। अच्छा, डंके की चोट पर कहेंगे। इस वक्त हमारे स्क्रीन में जब आप हमसे बात कर रहे हैं वो लेटर भी आया हुआ है, वो लेटर भी चल रहा है हमारे स्क्रीन पर जिस पे तमाम नाम दर्ज हैं। तो मैं समझता हूं कि एक मैनेजमेंट का हिस्सा थे, सिंध की हॉकी आपके बागदौड़ आपके हाथ में थी, लेकिन 35वें नेशनल गेम से जो हमारे पास इत्तलात हैं उस पर आपको बुलाया नहीं गया था। कहां पर बुलाया गया था मेरे को? सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जब मीटिंग हुई थी, आला सतह इजलास हुआ था, तो वहां आपको बुलाया गया था? नहीं, वो मुझे आला सतह इजलास तो हुआ था, मुझे ओलंपिक वालों ने मुझे नहीं बुलाया था, मेरे को तो इसीलिए नहीं बुलाते नहीं, मैं तो फिर उनकी ऐसी कर दूंगा, जो बात होगी मैं वही करूंगा, इसलिए तो मुझे नहीं बुलाते ये लोग। अच्छा एहसन जतोई साहब, इस वक्त हॉकी जिस मोड़ पर है, आप समझते हैं कि अभी भी ताना बाने का सिलसिला चल रहा है? नहीं, हॉकी किस मोड़ पर क्या कह रहे हैं, ताना बाना क्या? दोनों ग्रुपों के दरमियान सिंध के मामलात पर? नो, कोई भी नहीं चल रहा। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि पीएचएफ नाकाम हो गई है। इसमें पीएचएफ कहां नाकाम होती हुई नजर आई है, ये जरा थोड़ा सा तफसीलात हमें जरूर बता दें। बता रहा हूं, जब यही पीएचएफ यहां नाकाम हुई है, जो सिंध की टीम है वो नहीं खेल रही, जो पीएचएफ का यूनिट है
तो ये तो PHF नाकाम हो गई है नहीं। तो कराची हॉकी एसेंस के जो लोग हैं वो शायद सही काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंध के लिए उनके खिलाड़ियों के लिए जो ट्रायल लिया उन्होंने ओपन ट्रायल किया। हमारे पास वो दोनों बच्चे मौजूद थे जिन्हें कैप्टनशिप दी गई है सिंध की टीम की, विमेंस की और बॉयज की, और उन्होंने तो अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कह रहे हैं कि हॉकी के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है जहां हमें मौका भी मिल रहा है खेलने का। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि PHF को ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबको मौका मिलना चाहिए था, सबको ट्रायल में जाना चाहिए, गेम में सबको जाना चाहिए। ये बाइकाट ये चीजें खिलाड़ियों की नहीं होनी चाहिए, खिलाड़ियों को सब कुछ शिरकत करनी चाहिए। सर जो ट्रायल लिए गए हैं वहां तो ये खुलेआम प्लेयर्स ने कहा है कि ओपन ट्रायल थे वो। नहीं तो ओपन ट्रायल थे तो ठीक है, नहीं ओपन ट्रायल थे सबको ऐसा लेना चाहिए था, उसमें नहीं। अच्छा चले, यहाँ तो ओपन ट्रायल में खिलाड़ी मुंतखब हो गए टीम के लिए, वो खेलेंगे भी, लेकिन ऑन बोर्ड की मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको नहीं लिया गया, साथ साथ आपके दीगर साथी हैं, आप समझते हैं कि इन दीगर साथी के साथ आप बाइकआउट करेंगे? मैंने तो सबको कहा है कि बाइकाट करें, जो इसमें अपने जमीर के मुताबिक फैसला करेंगे वो बाइकाट करेंगे, जो जमीर के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे वो बाइकाट नहीं करेंगे। देखो बाइकाट हमें करना चाहिए, इसीलिए करना चाहिए कि हम PHF का यूनिट है। जब PHF को यहाँ पर PHF के यूनिट को नहीं एंट्री दी जा रही, मैं कहता हूँ कि PHF को बाइकाट करना चाहिए, किसी ऑफिशियल को नहीं आना चाहिए, राणा मुजाहिद को भी नहीं आना चाहिए, किसी को भी नहीं आना चाहिए, टोटल बाइकाट करें। और जो पंजाब को भी बाइकाट करना चाहिए, बलूचिस्तान को भी, KPK को भी, सब यूनिट को बाइकाट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सबने दस्तखत, जिस तरह मसला जारी हुआ है उस पर तो दस्तखत राणा मुजाहिद के हैं, नहीं राणा मुजाहिद के दस्तखत भुट्टी साहब के हैं। बिल्कुल है, यही तो बात है। नहीं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि PHF नाकाम हो गई है, फिर भी PHF शामिल हो गई है। नाकाम हुए तो तस्लीम किसको किया सिंध में फिर PHF ने? PHF ने सिंध में तस्लीम किसको किया? फिर आप समझदार हैं कि किसको तस्लीम किया गया? जाहिर है हैदर की टीम को तस्लीम किया गया है। चले, हैदर हुसैन के लिए ये अच्छी खबर है कि शायद PHF उनको तस्लीम कर रही है, लेकिन मेरी नजर में ये चीज है कि यहाँ पर हॉकी के लिए अच्छा काम हो रहा था, हॉकी की टीम अच्छी बनकर आई थी। अब मामला सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक रह गए थे, और मैनेजमेंट में हमने देखा कि पहले कुछ और मैनेजमेंट सामने आई, लेकिन फिर PHF की जानिब से अपनी मैनेजमेंट को लाया गया। और इस पर मैं मौक़िफ़ जरूर मजीद आपका भी लूंगा, क्योंकि राब्तों का सिलसिला आपसे जुड़ना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ आपसे राब्ता नहीं जुड़ा। नहीं, मुझसे तो किसी ने भी राब्ता नहीं जोड़ा था, इसलिए कि मैं हक सच की बात करता हूँ। मेरे से इसलिए तो सब लोग भागते हैं और मुझे इसलिए नहीं अपने साथ जोड़ते हैं। मैं तो ओलंपिक स्टेशन में भी जाता, मुझे मीटिंग में बुलाया था तो मैं उनको भी यही कहता कि मैंने कहा सब लोग गलत हो। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से किसी के अहदेदारान का फोन आप तक पहुंचा? मैंने वो किसी को जरूरत नहीं है मुझे फोन करने की। अच्छा चलें, साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से तारिक मुफ्ती, राणा मुजाहिद। मैंने भाई ये तो हमारे PHF के जो सदर साहब हैं, ये तो एक पता नहीं कौन से दुनिया से आए हैं, वो तो किसी से बात करना, किसी से टेलीफोन में बात करना पसंद नहीं करते वो। अच्छा, पसंद नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा मैं खिलाड़ियों पर आए, कितना असर है खिलाड़ियों का पड़ता दिखाई देगा अब इस इवेंट के अंदर 35वें नेशनल गेम्स में? यहाँ पर क्या कहेंगे इस पे? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये इवेंट होगा 4-5 दिन का खेल के सब अपने घर चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे। क्या इवेंट पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि इस वक्त फिर बदहाली का शिकार नजर आएगी सिंध की हॉकी की टीम? सिंध की हॉकी की बदहाली नहीं होगी, हॉकी की सारी बदहाली हो गई है। सिंध की क्या होगी? सबकी बदहाली हो गई है। मजीद जी जी बदहाली हो रही है। मैंने आपको आपके प्रोग्राम में एक दफा कहा था कि जो 25 जनवरी आएगा, 25 में 26 में आपको हॉकी नजर आएगी। और मैं इस बात पर कायम हूं कि कुछ होने वाला है, ये आपको बता रहा हूं, कुछ होने वाला है। अच्छा जोतई साहब, कुछ होने वाला है, इस पे मजीद और भी आपसे बात करेंगे। वो क्या कुछ होने वाला है, जरा हम तक भी आगाही आ जाए, नाजरीन तक भी वो चीजें चली जाएं। वो कौन सी है आगाही है जो 2026 में होने वाली है? ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा, लेकिन आपको इतना बता रहा हूं कि ये 4-5 दिनों में कोई ना कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। चले, 4-5 दिनों में कोई ना कोई फैसला आने वाला है। साबका सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने आपको फोन किया इस हवाले से? किसने? साबका सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने आपको इस हवाले से फोन किया कि इस मसले पे कुछ बात हुई हो आपकी? नहीं, कौन से सेक्रेटरी ने?
साबका सेक्रेटरी हैदर हुसैन से मेरी बातचीत होती रहती है। चलो, हैदर हुसैन से बातचीत होती है, इस मसले पे बात हुई है हैदर हुसैन से? इस मसले पर इसी टेक्निकल ऑफिसर पर, जो ऑफिसर है यहाँ पर जो तैनात किए गए 35वें नेशनल गेम्स के लिए? मैंने तो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी है। ये जो इतनी बढ़िया छोटा एक तरफ आप कह रहे हैं कि तवज्जो नहीं दी है, एक तरफ आप पीएचएफ के खिलाफ जा रहे हैं, खुद पीएचएफ के रुकन होकर। पीएचएफ के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ। सर, इस वक्त तो नुमाइंदे आप पीएचएफ ही के हैं ना? नुमाइंदे तो सच्चा का हक नहीं बोले। जो पीएचएफ अगर गलत करे तो उसको गलत, हैदर हुसैन गलत करेगा उसको भी कहूंगा गलत है, पीएचएफ गलत करेगा तो उसको भी कहूंगा गलत है। अच्छा, चले, यहाँ पर जब मशवरे हो रहे थे तो दानिश कलीम से आपकी बात हुई? मैंने दानिश कलीम से मेरी बात बिल्कुल नहीं हुई है। चले, दानिश कलीम बिल्कुल जी जी, तो दानिश कलीम को तो होना ही नहीं चाहिए था। और हमारे घर पीएचएफ को किसी को भी, मैं तो बाइकाट वाला हूं, मैं तो कहता हूँ सबको बाइकाट करना चाहिए था, आने नहीं चाहिए था। आपके साथ कमर इब्राहिम है, आपके साथ समीर हुसैन है, आपके साथ दीगर मोहम्मद अली है, तो क्या इन सब से आपके राब्ते रहे और अब मजीद क्या आप लोग स्टेप लेने जा रहे हैं? मेरे सबसे राब्ते हैं, मेरे फारूक से भी राब्ते हैं, मेरी तमाम सिंध हॉकी एसोसिएशन में मेरे राब्ते हैं। फारूक साहब तो इसका हिस्सा है अभी। शायद तो मैंने आज उनको भी कहा है कि बाइकाट करें। मेरी उनको दोपहर से मेरी बात हुई है मेरी उनकी। उन्होंने कहा कि सिंध हॉकी एसोसिएशन अगर बाइकाट करेंगे तो हम सब बाइकाट करेंगे। चले, सिंध हॉकी एसोसिएशन बाइकाट करेगी तो सब बाइकाट करेंगे। और इसका क्योंकि सिंध के अब सदर हैं, और अगर आप स्टेप लेंगे तो आपके साथ चलने वाले जो कारवां है वो जो है यहाँ पर बाइकआउट करते हुए नजर आएंगे। एहसन अहमद जतोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध हॉकी एसोसिएशन के सदर हमारे साथ एहसन जतोई साहब मौजूद थे। और साथ साथ मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हॉकी पे बात हो रही थी और एहसन अहमद जतोई साहब जो सिंध के सदर हैं हॉकी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। बड़ा दबंग है, उन्होंने फैसला किया है। उन्होंने जो फैसला किया है कि हम जो है इसके खिलाफ बाइकआउट करेंगे। जो 35वें नेशनल गेम में टेक्निकल ऑफिसर्स लगाए गए हैं और साथ साथ क्योंकि टीमें बन गई हैं, मुकाबलों का इनेकाद होना है, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने साथियों समेत इस इवेंट का बाइकआउट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हॉकी मजीद बेहतर हो, लेकिन इंसाफ के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, चाहे वो पीएचएफ ही क्यों ना हो। पीएचएफ के खुद रुकन होकर यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके चले गए एहसन अहमद जतोई साहब। और यकीनन पीएचएफ जो कर रहा है रोल, उनको यकीनन इन फैसलों को पहले मद्देनजर में रखना चाहिए था। जो चीजें बेहतर होनी थी उन्हें मजीद बेहतर करना था, लेकिन बजाय इसके कि वो बेहतर करते कंट्रोवर्सी पैदा की। और कंट्रोवर्सी के बाद हमने देखा कि पहले ये जो है दीगर सिंध के हॉकी एसोसिएशनों को दिया गया काम, क्योंकि दो पैरेलल ग्रुप काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो हैदर हुसैन की तरफ चीजें गई और वहां से वो सिलेक्शन हुई, टीम बनी। और फिर क्योंकि खिलाड़ियों का इंतखाब हो चुका है, कप्तान का इंतखाब हो चुका है, टेक्निकल ऑफिसर्स नहीं थे। और टेक्निकल ऑफिसर्स इसमें हमने देखा कि पीएचएफ ने राय यहां पर इस पे डिटेल्स शेयर की। इस पे मजीद बात भी करेंगे। अब्दुल कदीर राणा साहब हमने स्टूडियो पे ज्वाइन कर चुके हैं, साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। कदीर राणा साहब, एहसन अहमद जतोई साहब हमारे साथ अभी कुछ देर कबल टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, बड़ा खुलकर बोल लेते हैं, खुद रुकन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गलत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। बड़ा मैं समझता हूं कि एक दबंग फैसला यहां पर आया ऐसा अहमद जतोई साहब की तरफ से। अच्छा देखें, बात यह है कि ये हॉकी कोई आम खेल तो है नहीं, कौमी खेल है हमारा, और इसकी तबाही मेरे ख्याल में इन्हीं बातों की वजह से हुई है। माजी में अगर देखें हम, एक नाम, इतनी नामवर टीम पूरी दुनिया में हॉकी और पाकिस्तान इसी के नाम से हम पहचाने जाते थे, लेकिन स्क्वॉश के नाम से भी पहचाने जाते थे। स्क्वॉश के नाम से भी है, लेकिन हॉकी एक नाम था बहुत बड़ा, कौमी खेल है सर हमारा। हाँ, ओलंपिक भी हमने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, मतलब उसमें उसके बाद से डाउनफॉल यही वजूहात हैं। हर मतलब ग्रुपबाजियां जो होती हैं, सियासत जो होती है खेलों के अंदर, उसने जो है इस खेल को कर दिया, बिल्कुल तबाही मचा दी है। हॉकी के तो बिल्कुल जीरो कर दिया है। और अब नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं,
इतने अरसे के बाद गेम्स हो रहे हैं और फिर उनमें अगर ये कौमी खेल नहीं है तो फिर किस चीज़ के नेशनल गेम्स भाई? आपका नेशनल गेम्स उसके अंदर शामिल नहीं है, उसके अगर बाइक आउट हो रहा है। और बाइकआउट इस सिलसिले में हुआ यहाँ पर अब्दुल कदीर राना साहब है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सदर सिंध हॉकी एसोसिएशन के एहसान अहमद जतोई साहब से राब्ता नहीं किया और राब्ता ना करने की वजूहत सामने आई और उसके बाद ये फैसला, क्योंकि बहुत से इजलास 35वें नेशनल गेम्स के हवाले से हो रहे थे, हर एसोसिएशन को बाकायदा हम देख रहे थे बुलाया जा रहा था, उनके साथ मीटिंग हो रही थी अहमद अली राजपूत साहब की, लेकिन यहाँ एहसान अहमद जतोई साहब कह रहे हैं कि हमें तो बुलाया तक नहीं गया और फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पहले स्टेप नहीं लिया, जबकि इससे कबल अगर देखें तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया, फिर हम देखते हैं दूसरे ग्रुप को उन्होंने दिया, फिर वहाँ टीमें बनी, ओपन ट्रायल हुए, कप्तान अनाउंस हुए, तमाम मैनेजमेंट का हिस्सा बना, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक है उन्हें सिंध का जो बागडोर जिनके हाथ में है एहसान अहमद जतोई साहब के पास, उन तक वो इत्तलात नहीं पहुंचती थी। बिल्कुल ये तरीक़ेकार जो है देखा जाए तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, इसके लिए हाथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर ओलंपिक एसोसिएशन अगर नाइंसाफ़ी कर रही है या पीएच वो कर रही है तो फिर इस गेम को जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये वाकई में मतलब पहले उनको ये पहले डिसाइड कर लेते, किसी एक कोई वो कर देते भाई पहले मरहले में ही, जो अगर कर लिया तो फिर इसको निभाते आखिर तक, ताकि ये बार बार जो इशू उठ रहे हैं नेशनल गेम्स के अंदर, साइकिलिंग का इशू था इतना बड़ा, वो अब हल हुआ है, तीन रेसेस मिल गई बिल्कुल, मतलब इस तरह के वो इश्यूज अगर आते रहेंगे तो फिर ये इन पे बहुत सारे सवालात उठ खड़े होंगे। और कौमी खेल को जो है मेरे ख्याल में जो है इसको होना चाहिए, कोई भी करके ओलंपिक एसोसिएशन है या चले गेम्स तो होंगे और यहाँ पर टीम जो है है ऑफिशियल्स का भी, टेक्निकल ऑफिसर्स का भी ऐलान हो चुका है। अब देखते हैं कि इस पे क्या मामलात मजीद आगे जाकर होता है। और जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जावेद साहब, कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल मैच है, खेला जा रहा है और कराची की पोजीशन बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है इस फाइनल मैच के लिए, क्या कहेंगे? यहाँ पर बैटर्स ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है कराची के। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से कराची ब्लूज़ की टीम आपको पता है फाइनल खेल रही थी कायद आज़म ट्रॉफ़ी का, और आज देखें बहुत ही तगड़े जो उन्होंने फिनिश किया और 533 रन का टारगेट सियालकोट को दिया। वो कि सियालकोट जो पहली इनिंग में सिर्फ 260 रन पर आउट हो गई थी, तो अब कराची की टीम जो है आपको पता अपर हैंड नज़र आ रही है। और जिस तरीके से इनकी बैटिंग थी और फिर अगर बॉलर्स के 2-3 अच्छे स्पेल चल जाते हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए थी कराची की टीम जो है एक दफ़ा फिर ये साबित करने जा रही है कि कराची जो है क्रिकेट की नर्सरी है और यहाँ से जो प्लेयर सेलेक्ट होकर जाता है वो ना सिर्फ कराची के लिए, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो उनका नाम होता है और फिर जब नेशनल टीम में आते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है। कराची के प्लेयर जो है एक दफ़ा फिर फॉर्म में आ गए और जिस तरीके से ये ट्रॉफी में फाइनल उन्होंने खेला, जो पहली इनिंग में 340 रन किए और फिर 200 प्लस रन की उन्होंने लीड ली, फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर 533 रन का पहाड़ जैसा जो टारगेट दिया है सियालकोट, तो हमें ये नजर आ रहा है कि कराची की टीम बहुत स्ट्रांग है कायद आज़म ट्रॉफी में। अच्छा, कराची की टीम को स्ट्रांग कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब यहाँ पर थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था सियालकोट को, ऐसा लगा कि थोड़ा सा सेफ साइड पे कराची की टीम जा रही थी, क्योंकि कल का एक पूरा दिन बाकी है और आज टी तक जो है ऐसे सूरत हाल अलग थी। थोड़ा सा अगर लंच पे ये डिक्लेयर कर देते तो मैच का रिजल्ट आ सकता था। अब तो थोड़ा सा सेफ साइड पे सियालकोट भी चली गई है, अगर वो थोड़ा सा स्टे करके विकेट पे खेले, क्योंकि विकेट बड़ी सीधी दिखाई दे रही है, बैटर्स के लिए आसान हो रहा है शॉट्स खेलना, तो यहाँ एडवांटेज आप नहीं समझ रहे कि सियालकोट के खिलाफ ले सकते थे अगर हम लंच पे डिक्लेयर कर देते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एडवांटेज ले सकते थे, लेकिन आपको पता है कि हर कप्तान हर टीम ये चाहती है कि पहले अपनी सेफ साइड देखें और फिर मुखालिफ को टारगेट दें। वो चाहते तो लंच पे भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके की आपने बात की विकेट की, देखिए विकेट जो है थ्रू आउट कायद आज़म ट्रॉफी में बैट्समैनों को लिए बिल्कुल बेहतरीन विकेट थी। हमेशा ही आपको पता है बैट्समैन ही डोमिनेट करते रहे, और देखिए जब आपके सामने टारगेट जो है जैसे 533 रन का टारगेट है, तो जब इतना बड़ा टारगेट बोर्ड पे लग जाता है तो ना चाहते हुए बैट्समैन जो है
प्रेशर में आते हैं, और प्रेशर में आपको पता है प्रेशर में खेलना ये हर टीम के बस की बात नहीं होती। जैसे ही 1 से 2 ऊपर के टॉप ऑर्डर की अगर विकेटें गिरती हैं तो आप देखिएगा कि सियालकोट की टीम जो है वो जो है क्लैप्स कर सकती है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं अजान अवैस हो गया और भी सीरियस प्लेयर हैं, अगर उनमें से एक आध लड़का जो है एक अच्छी बारी खेले, अगर विकेट पे स्टे करता है तो आप ये देखते हैं कि ये मैच जो है ड्रॉ की तरफ जाएगा। और पॉइंट टेबल पे तो आपको पता है कराची वैसे ही नंबर 1 है, तो इसका फायदा भी कराची ने खूब उठाया। कराची ने खूब उठाया है, फायदा भी है। अब्दुल कदीर राना आपकी तरफ आऊँ, क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि फाइनल मैच है। जिस तरह मैंने इनसे पूछा कि अगर यहाँ पर लंच पे डिक्लेयर करते थोड़ा सा एडवांटेज रहता आपके पास, अगर हम देखें तो आपके बॉलर्स अच्छे थे। यहाँ आप एक मौका शायद मैं समझता हूँ कि सियालकोट का आपने दे दिया थोड़ा सा स्टे करने का विकेट पे। ठीक है, बिल्कुल। ये ज़ाहिर है हम यहाँ बाहर बैठ के बात कर रहे हैं स्टूडियो में, लेकिन जो ऑन ग्राउंड होते हैं, जो कैप्टन होता है, उनको ज़्यादा पता होता है कि उन्हें क्या करना है। जिस तरह से जावेद भाई ने कहा कि उनको पहले अपना दिफा, अपनी सेफ साइड जो है वो मजबूत करनी थी ताकि वो चेज़ भी ना कर पाएँ। तो उन्होंने जो है कुछ सोच के ही ये किया होगा। और लेकिन अब ये ड्रा हो या हो, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये जो है कराची जो है ख़ास तौर पे काफ़ी उन्होंने बड़ा टारगेट दिया है। चले, बड़ा टारगेट दिया है, इस पे मजीद और भी बात करें। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आज एक रिकॉर्ड बन गया, मिचेल स्टॉक ने बना दिया है यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म, और उन्होंने वसीम अकरम का 23 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है 414 विकेट का, और 415 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं यहाँ पर 102 मैचेस के अंदर, जबकि वसीम अकरम ने जो है 114 मैचेस में जो है ये रिकॉर्ड कायम किया था। कैसा देखते हैं मिचेल स्टॉक के इस रिकॉर्ड को? बिल्कुल, देखिए मिचेल स्टार्क आपको पता है कि एक ऑस्ट्रेलिया का एक अजीम बॉलर है, और उसकी उन्होंने जो है ज़िंदा मिसाल ये कि हमारे जो लेजेंड थे 23 साल बाद जो है उनका रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है। उन्होंने 415 विकेटें लेकर वसीम अकरम का जो पुराना रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। और इसके बाद देखिए मिचेल स्टार्क शुरू दिन से, जब से उनका डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया की टीम में, हमेशा से एक विनिंग प्लेयर की सूरत इख्तियार करके, वो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो या एशिया सीरीज़ हो, तमाम सीरीज़ में आप देखेंगे कि जिस तरीके से मिचेल स्टार्क की बॉलिंग है और फिर निचले नंबर आकर जो बैटिंग करता है, तो इसको ख़ास मकाम है। ये जो फहरिस्त है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, उनमें एक अजीम क्रिकेटर जो है मिचेल स्टार्क की सूरत में एक और सामने आ गया है। और जिस तरीके से उन्होंने वनडे में 150 से 200 भी तेज तरीन विकेटें मुकम्मल की थी, तो ये उसका खासा है। और मिचेल स्टार्क की वो बॉलर नज़र आ रहा था अभी दुनिया क्रिकेट में जो बॉलर्स खेल रहे हैं कि वही बॉलर जो है वो वसीम अकरम के रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो वसीम अकरम का देखे 23 साल तक वो रिकॉर्ड बरकरार रहा है, और बाल आखिर आके मिचेल स्टार्क जैसे अजीम बॉलर ने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो इसका जो है वसीम अकरम को भी खुशी हुई होगी कि एक अजीम बॉलर ने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और अब देखे काफी अरसा जो है मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड चलेगा, और जिस तरीके से वो रिदम में अब दूसरा टेस्ट शुरू है एशिया सीरीज का, और वो बहुत कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। पहले टेस्ट में भी उन्होंने फिटनेस लेवल भी बड़ा जबरदस्त है मिचेल का। असल यही मसला होता है। देखिए फिटनेस के म्यार पे जो बाहर वाले बोर्ड्स हैं वो कोई भी उस पर कोई भी समझौता नहीं करते। ये सिर्फ हमारे यहाँ है कि अगर आधा भी फिट होता है, वो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो खेल लेता है। तो फिटनेस देखिए असल फिटनेस है, उनकी फिटनेस बता रही है। जिस तरीके से उन्होंने देखा अपनी फिटनेस को, उन्होंने T20 और वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को तरजीह दूंगा, और जिसको उन्होंने तरजीह दी है तो उसमें देख लें वो ऑस्ट्रेलिया को कामयाबियां दिला रहे हैं। कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स अहमियत समझते हैं टेस्ट क्रिकेट की, और मिचेल समझते थे कि मैं टेस्ट के लिए बड़ा अच्छा बॉलर हूँ, और उन्होंने उसी पे तवज्जो दी, और आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बन गए हैं। इस पे राना कदीर साहब से भी बात करूँ। अब्दुल कदीर राना साहब है, जिस तरह मिचेल स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमेशा अगर हम थोड़ी सी पाकिस्तान पे बात करें, पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के शोबे पे देखें, तो वसीम अख्तर के बाद हमारे पास कोई ऐसा लंबे अरसे तक फास्ट बॉलर नहीं आया जो लंबे अरसे तक टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे। कुछ आए और कुछ ने शायद टेस्ट से अलहदगी अख्तियार कर ली। तो हम समझते हैं कि किसी को भी फोकस करना हो ना टेस्ट क्रिकेट में, तो अपनी तमाम तर तवज्जो टेस्ट क्रिकेट की तरफ देनी चाहिए। आप अगर मीर हमजा को सिलेक्ट नहीं करते वनडे और T20 में, तो आपके लिए वो एक टेस्ट का एक अच्छा बॉलर है, आप रेगुलर उसे इस्तेमाल कर सकते। तो मैं नैमल बदल समझता हूं इस वक्त वसीम अकरम का कि मीर हमजा हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं देते। कई रिकॉर्ड अब गैर मुल्की प्लेयर्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी तवज्जो टेस्ट क्रिकेट से खत्म हो गई है। हम T20 और वनडे की तरफ बड़ा फोकस है। देखिए मैं इस पे एक ही बात कहूँगा, वाकई में आपने जिस तरह से कहा वकार, वसीम अकरम, इनके बाद जो है फास्ट बॉलिंग
हमारी बड़ी नीचे नीचे है। आए थे बहुत ज़बरदस्त स्टार आए थे, मोहम्मद आमिर और आसिफ, लेकिन आपको पता है क्या हुआ उसके बाद से फिर जो है हमारे पास कोई फास्ट बॉलर इस तरह नहीं आए। इस पर मजीद गुफ्तगू को जारी नहीं रखेंगे अब्दुल कदीर राना साहब है, लेकिन साथ साथ मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे यहाँ पर फास्ट बॉलिंग के शोबे से हवाले से मजीद और भी बात करेंगे। इस वक्त अब्दुल कदीर राना से कि हमारे पास आमिर की आप बात कर रहे थे वक्फे से कबल, आसिफ हमारे पास अच्छे आए थे, शब्बीर हमारे पास आए थे, मोहम्मद जाहिद हमारे पास आए थे, अच्छे फास्ट बॉलर का हमारे पास लाइन लगी रही। और अभी हम करंट में अगर हम देखें तो मीर हमजा हमारे पास हैं और शहजाद हमारे पास हैं, फिर आमिर जमाल हमारे पास हैं, तो टेस्ट बॉलर हमारे पास आ रहे हैं, फिर मोहम्मद अली हमारे पास आए। लेकिन हमने तो सिर्फ 2-2 3-3 मैचेस खिलाना है और उसके बाद साइडलाइन कर देना इन बॉलर्स को। इसकी मिसालें कई सामने आ गई। आपने प्रॉपर किसी को नहीं रखना है ऐसा लगता है। देखें ये जो है जो जिस तरह से माजी में होता हुआ है, अगर जिनकी बड़े बॉलर्स की हम मिसाल अगर लें तो वो तो रहे, और फिर ये चीज़ होनी चाहिए जिस तरह से आप मतलब भाई तैयार करें। अगर वसीम अकरम जिस तरह रिटायर हो रहे थे उस वक्त वसीम अकरम का अल्टरनेट होना चाहिए था, और वो कमी आज तक जो है पूरी नहीं हो सकी इसी वजह से कि इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। आपके पास टैलेंट की कमी है पाकिस्तान में, इतने लोग जो है गलियों से लेके मैदानों से लेके हर जगह जो है आपको एक से बढ़ के एक फास्ट बॉलर मौजूद है, और सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको जो है तलाश किया जाए, उनको लेके आ जाए, और मुस्तकिल इस चीज़ की सर्च में रहना चाहिए पीसीबी को कि हम जो है हर चाहे वो बैटर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, जो भी है, आप उनका हर किसी का अल्टरनेट होना चाहिए, क्योंकि कल उसको रिटायर होना है, बड़ा होना है, या कोई और वजह हो सकती है, तो आपके पास कम से कम उसका अल्टरनेट मौजूद हो। इस चीज़ की कमी है, यही वजह है कि पाकिस्तानी टीम का जो फास्ट बॉलिंग है टेस्ट में वो हमें दिखाई नहीं देती। मजीद इससे जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब, जिस तरह भी आमिर आसिफ की बात हो रही, दीगर फास्ट बॉलर, हम कंटिन्यू मौका नहीं दे रहे किसी भी फास्ट बॉलर्स को। हमने 2-2 मैचेस 3-3 मैचेस दे रहे हैं और शायद उनका कैरियर वहीं पर अख्ताम हो जा रहा है ऐसा लग रहा है। और लेकिन अगर कंटिन्यू अगर किसी को मौका देंगे तो जिस तरह मिचेल्स ने अपने जहन बना के रखा है हमने टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना है, तो यहाँ तो मेरे पास सिर्फ एक बॉलर नजर आ रहा है, और जिसने कहा कि फास्ट बॉलिंग के शोबे के अंदर मुझे टेस्ट क्रिकेट से लगाओ, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैं मीर हमजा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही तज्जिया कर रहे हैं। देखिए वसीम और वकार के पास या शुएब अख्तर था, इन्होंने जो है बिल्कुल कंटिन्यू जो पाकिस्तान को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, और ये वो अजीम बॉलर्स थे जिससे बड़े बड़े बैट्समैन जैसे इनकी टांगें कांपती थी। लेकिन बात वही है कि इसके बाद हमने जो है जैसे ही इनकी जो लॉट थी वो निकली, उसके बाद हमने इनके सब्स्टिट्यूट तैयार नहीं किए। अगर तैयार भी कर लिए तो हमने छोटे छोटे कैमियोज में उनको 3 से 2 टेस्ट खिला दिए, 4 टेस्ट करा दिए, और उसके बाद जो है वो बॉलर जो है वो गुमनामी की तरफ चले गए। अब देखिए जिसकी जिंदा मिसाल आप देख लें, जैसे अभी आपने मीर हमजा की बात की है, अगर आपको 5 रोजा क्रिकेट का अगर मैच्योर बॉलर है तो अभी आपके पास मीर हमजा की सूरत में आपने कुछ दिन को लिए आमिर जमाल को भी लेकर आए, आपने हसन अली को भी आजमा लिया, लेकिन एक कंटिन्यू जैसे वसीम वकार या शुएब अख्तर टीम के साथ जो कंटिन्यू चलते थे वो अभी तक हमारे यहाँ आना बिल्कुल बंद नहीं हो गए, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है बॉलिंग के शोबे में हमेशा से बहुत ज़रखेज़ रही है। हमारे अजीम अजीम बॉलर फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं, लेकिन यह है कि जैसे अभी आप बात मीर हमजा देखें, उसको 1 या 2 टेस्ट खिलाया, फिर आपने बाहर कर दिया, आमिर को खिलाया, मोहम्मद अली को खिलाया, हसनैन को खिलाया। असल मसला यह है कि हमारी मैनेजमेंट और हमारी टेक्निकल टीम जो बैठी है उनको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने अपना फोकस किया हुआ है कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम भी कमा रहे हैं और अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन हमने वो बॉलर को रखा हुआ है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं। तो मसला यही है कि हम जो है नए आने वाले जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ तजर्बे कर रहे हैं कि नहीं यही 2-3 आउट कर देंगे या स्पिनर
2-3 आउट कर दे तो आपके फास्ट बॉलर, अजीम फास्ट बॉलर जो है वो किस तरीके से आएंगे। बड़ी अच्छी बात की कि अजीम फास्ट बॉलर किस तरह सामने आएंगे। थोड़ी सी क्योंकि अब नेशनल गेम्स का आगाज होने वाला है, इस पे मैं राना साहब से ज़रूर बात करूंगा। राना साहब 35वें नेशनल गेम्स और तैयारियों के हवाले से अगर बात करें तो शायद PSL में भी कराची इतना सजता हुआ नज़र नहीं आया, और जिस तरह नेशनल गेम्स में हम देख रहे हैं 35वें नेशनल गेम में कराची को सजाया जा रहा है, फिर साथ साथ मुख्तलिफ तकरीबें हो रही हैं, और पहली दफ़ा नेशनल गेम्स के अंदर मीडिया बॉक्स बनाया गया है जहां वो तमाम सहूलतें मैसर आ रही हैं। कल गालिबन ये भी कहा जा रहा है कि इस मीडिया बॉक्स का इफ्तिताह भी किया जाएगा। मेयर कराची इफ्तिताह करने आ रहे हैं जो हमारे ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक हैं, या फिर यहाँ पर सरदार बख्श महर साहब हो सकता है कि कल इफ्तिताह करने, या सेक्रेटरी मनवर अली मैसर आ जाए। लेकिन जो इत्तलात हैं वो यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब के हैं कि इस मीडिया बॉक्स का इफ्तिताह जो है मुर्तज़ा वहाब करेंगे। तो आप समझते हैं कि एक अच्छी फैसिलिटीज है सहाफ़ियों को, क्योंकि 18 साल के बाद 35वें नेशनल गेम का इनेकाद है। और देखिए जी, सबसे पहले तो कराची के लिए बड़ी एजाज़ की बात है, इतने बड़े गेम्स जो नेशनल गेम्स हैं हमारे, और उसमें हज़ारों खिलाड़ी, 10,000 से ज़ायद खिलाड़ी और फिर ऑफिशियल्स और पूरे पाकिस्तान से जो है वो आएंगे। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो मेज़बान है सिंध हुकूमत, और तो वो बड़ी जो है कॉन्शियस है। सरदार मोहम्मद बख्श महर जो है बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं और संजीदा हैं मतलब इसमें वो करने के लिए। ये अलग बात है, थोड़ी देर पहले आप डिस्कस कर रहे थे, हॉकी का इशू हो गया, साइकिलिंग का इशू हो गया, ये एसोसिएशंस की आपस की सियासत है। इसकी वजह से ज़रूर मतलब ये थोड़ा सा मायूसी होती है हमें, लेकिन ये मामले भी हल तमाम के तमाम हो सकते हैं। लेकिन कराची में जो आज माहौल बना है नेशनल गेम्स की वजह से इंतहाई ज़्यादा खुश आइंद इसको हम कह सकते हैं अभी, क्योंकि ये आज से वैसे तो इफ्तार होगा 6 दिसंबर को, लेकिन कुछ मैचेस आज जो है शुरुआत हो चुकी है 3-4 मुकामात पर जो है कराची के, और वैसे तो 24-25 मुकामात हैं जहां पर ये 24 वेन्यूज हैं जहां पर मुख्तलिफ गेम्स जो है वो होंगे। और हमने खिलाड़ी भी पहुंच गए काफ़ी, मैं मुलाकात करके आया हूं जो कराची लेकिन पहुंचे। एक हादसा देखें, आज नेटबॉल का मैच हो रहा था, लेकिन कल एक हादसा भी पेश हुआ है बलूचिस्तान के हवाले से, और मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि थोड़ा सा सेफ अगर खिलाड़ियों को दिया जाए ना तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। आप समझते हैं? बिल्कुल, ये जो है बलूचिस्तान के जो दस्ता है पहुंचा है यहाँ पर, उसके मतलब खास जो उनको लीड कर रहे हैं उससे मेरी बात हुई है। उसने कहा कि ये हुआ था, आग लगी थी वापसी में आते हुए, गुज़िश्ता रोज़ का ये वाक़या है, और किसी को अल्लाह ताला का शुक्र है कोई खिलाड़ी जो है उसमें वो नहीं हुआ। आज उन्होंने आके मैच खेला है, सबसे बड़ी बात ये है। तो और एक मतलब उनका जज्बा है बलूचिस्तान हुकूमत का, बलूचिस्तान के खिलाड़ियों का, तो वो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो तो एक हादसा था, वो हो गया खैर, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे ये कहा जा सके कि ये इतना वो हो गया। अच्छा अब्दुल कदीर राना साहब, हमेशा हम देखते हैं कि खिलाड़ियों का TADA का बड़ा मसला होता है, रिहाइश जहाँ पर ठहराया जाता है वहाँ पर भी मसाइल होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस दफ़ा सिंध हुकूमत ने जिस तरह रोल अदा किया, आप समझते हैं कि बड़ा बेहतर फैसला है, खिलाड़ियों को तमाम फैसिलिटीज़, TADA और तमाम, मैं समझता हूँ कि क्योंकि ऑफिशियल्स और जो है खिलाड़ियों को मिलाकर 11,000 जो है खिलाड़ी इस इवेंट का में शिरकत कर रहे हैं। तो जिस तरह मैं बताया ना, बड़ी संजीदा है मतलब सिंध हुकूमत, और ये जो है सिंध हुकूमत के लिए, कराची के लिए, पूरे सूबे के लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैं यही तो बात कह रहा हूँ, और यही वजह है कि वो बिल्कुल सिंध हुकूमत के एंड से मेरे ख्याल में कोई कसर नहीं है नेशनल गेम्स को मुनक्किद करने में। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो खेलों में आ रहा है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल बड़ी अच्छी जरूर आ रही है। ये इस पे स्विमिंग एक ऐसा गेम है जो कहा जा रहा था कि शायद सिंध में ना हो और कराची में ना हो, लेकिन इस पे वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो स्विमिंग के जो पोल हैं उसको बाकायदा दोबारा जो है नए अंदाज से तामीर किया गया, और उस पर 24 घंटे काम होता रहा। और मेयर कराची मुर्तजा वहाब जब भी कश्मीर रोड से विजिट कर रहे होते थे तो 1 से 2 दफा वो कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जरूर जाते थे, स्विमिंग पूल का मुआयना करते थे और उसके तमाम काम का बाकायदा खुद जायजा ले रहे थे। आज वो स्विमिंग पूल तैयार है इस 35वें नेशनल गेम्स के लिए। तो जिस तरह अभी अब्दुल कदीर राना कह रहे थे ना कि बड़ी संजीदगी से इसको लिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर संजीदगी से कोई काम किया जाए ना
तो मैं समझता हूँ कि वो कामयाब जरूर होता है। क्या कहेंगे इस पर राना साहब? बिल्कुल, स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें तो मैं जो है वहीं पर मौजूद था और चाइना से लोग आकर उसको जो बिल्कुल वहाँ पर जो है जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुख्तलिफ इदारों के, पाकिस्तान पाक अफवाज के, पाकिस्तान आर्मी की पूरी टीम वहाँ, वो भी प्लेयर्स और दूसरे प्लेयर्स सब जो है वो उन्होंने आके पूरा वो विजिट भी किया है, देखा भी है, बिल्कुल रेडी है। और ये स्विमिंग पूल जाहिर है इसी तरह तमाम चीज़ें जो भी मतलब गेम शामिल हैं, हर वेन्यू वो बिल्कुल तैयार है। तो इंशाल्लाह आज से आगाज हो गया खेलों का, इफ्तारी तकरीब 6 दिसंबर से जो है चलें, इफ्तिताई तकरीब वो हो 6 तारीख जाएगी। से होनी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मतलब कमी बेशी होती है, कोई ना कोई इतना बड़ा इवेंट है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल कमी रह जाती है, हर चीज 100% नहीं होती है। और उम्मीद करते हैं कि 35वें नेशनल गेम्स का कुछ मैचेस का आगाज आज से हो गया, लेकिन इफ्तिताई तकरीब 6 दिसंबर को होनी है। उम्मीद करते हैं कि इफ्तिताई तकरीब भी कराची की रोशनियों के शहर में रोशनियों जैसा होगा और यकीनन इस पे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस इवेंट का इफ्तिताह करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल कदीर राना आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।